रूल 4, हमेशा ज़रूरत से कम बोले। विचार, लोगों को शब्द से प्रभावित करने की कोशिश न करें। आप जितना ज़्यादा बोलेंगे उतनी ही ज़्यादा साधारण नज़र आएंगे और आपका नियंत्रण उतना ही कम होगा। अगर आप अपनी बातों को अस्पष्ट, गोलमोल और अजीब रखेंगे तो आपकी नीरस बात भी मौलिक लगेगी। सशक्त लोग कम बोलकर प्रभावित करते हैं और रौबदार दिखते हैं। इस बातों की ज़्यादा संभावना होती है कि ज़्यादा बोलते समय आपके मुंह से कोई न कोई मूर्खतापूर्ण बात निकल ही जाएगी। शक्ति की कुंजी, शक्ति कई मायनों में दिखावे का खेल है। जब आप ज़रूरत से कम बोलते हैं तो आप हमेशा वास्तविकता से ज़्यादा महान और शक्तिशाली नज़र आते हैं। आपकी चुप्पी से दूसरे लोग परेशान हो जाएंगे। इंसान विश्लेषण और स्पष्टता करने वाली मशीन है। वे यह जानने की फिराक में रहते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। जब आप अपने शब्दों को सावधानी से नियंत्रित करते हैं तो वे आपकी इरादों या आपकी मंशा को नहीं समझ पाते हैं। आपके संक्षिप्त जवाब या खामोश से वे रक्षात्मक हो जाएंगे और बीच में खुद पड़ेंगे। आपकी खामोशी के खाली स्थान को भरने की हड़बड़ में वे घबराकर कुछ भी बोलने लगेंगे, जिससे आपके उनके और उनकी कमजोरियों के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिलेगी। आपसे मिलकर जानने के बाद उन्हें ऐसा लगेगा जैसे वे लुढ़ गए हो। घर जाकर वे आपके हर शब्द पर गहराई से विचार करेंगे। आपकी संक्षिप्त टिप्पणियों पर जब लोग अतिरिक्त ध्यान देंगे तो इसी से आपकी शक्ति तो बढ़नी ही है। पटकथा, लेखक माइक ओथ ने 1944 में न्यूयॉर्क गए। उनके सितारे गर्दिश में चल रहे थे। अपना गम गलत करने के लिए उन्होंने मशहूर रेस्तरां 21 में जाने का फैसला किया। यहाँ पर वे लॉबी में सैम गोल्डविन से टकरा गए, जिन्होंने उन्हें रेस्टोरेंट्स खरीदने की अव्यवहारिकता सलाह दी। बार के अंदर पहुंचने पर ऑलन की मुलाकात लुइस बी मेयर से हो गई, जो उनके पुराने परिचित थे। लुइस ने ऑलन से पूछा कि भविष्य के लिए उनकी क्या योजना है। इस पर ऑलन ने इसी तरह से जवाब देना शुरू किया, मैं अभी सैम गोल्डविन से बात कर रहा था। मेयर ने बीच में बात काटते हुए कहा, उसने तुम्हारे सामने कितने का प्रस्ताव रखा। ऑलन ने असली बात को छुपाते हुए कहा, मुझे जमा नहीं। मेयर ने पूछा, इस तरह इस 30 सप्ताह के लिए 15,000 का प्रस्ताव तो तुम्हें जम जाएगा। इस बार ऑलन ने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई और हाँ कह दिया। दी लिटिल ब्राउन बुक ऑफ एनकोडेड से क्लिफ्टन फ्रेडमैन संपादक। युवावस्था में चित्रकार एंडी वॉरहोल को यह समझ में आ गया कि लोगों से बातें करके उनसे अपने मनचाहा काम करवाना असंभव है। बातों से लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे, आपकी इच्छाओं के विपरीत काम करेंगे और अपने दुष्ट स्वभाव की वजह से आपकी अवज्ञा करेंगे। उन्होंने एक मित्र से एक बार कहा था, मैंने यह सीखा है कि जब आप चुप रहते हैं तो दरअसल आपको पास ज़्यादा शक्ति होती है। बाद के जीवन में वॉरहोल ने इसी तकनीक का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह किया। इंटरव्यू में वे भविष्यवाणी ऑरेकल की तरह बहुत संक्षेप वाक्य बोलते थे। वे कोई जटिल और रहस्यमय बात कह देते थे और इंटरव्यू लेने वाला इस उधेड़ बुन में रहता था कि इसका न जाने क्या मतलब होगा। वह सोचने लगता था कि वॉरहोल के अर्थहीन दिख रहे हैं, वाक्य के पीछे कोई गहरी बात छिपी होगी।
वॉरहोल अपनी पेंटिंग्स के बारे में कभी बातें नहीं करते थे। वे अपनी विश्लेषण का काम दूसरों पर छोड़ देते थे। वे अपने काम के बारे में जितना कम बोलते थे, दूसरे लोग उसके बारे में उतनी ही ज़्यादा बातें करते थे, और लोग उसके बारे में जितना ज़्यादा बातें करते थे, वॉरहोल की पेंटिंग्स उतनी ही ज़्यादा महंगी बिक जाती थी। ज़रूरत से कम बोलकर आप अपनी शक्ति का नाटकीय बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। इसके अलावा आप जितना कम बोलेंगे, आप मुंह से कोई मूर्खतापूर्ण या खतरनाक बात निकालने का जोखिम भी उतना ही कम होगा। 1825 में निकोलस प्रथम रूस के सिंहासन पर बैठे। उनके सिंहासन पर बैठते ही उनके खिलाफ विद्रोह होने लगा। यह विद्रोह उदारवादी कर रहे थे, जो आधुनिकीकरण की मांग कर रहे थे। वे चाहते थे कि रूस में यूरोप के बाकी देशों की तरह उद्योग, धंधे और इमारतें बने। दिसंबर के विद्रोह के नाम से मशहूर इस विद्रोह का निर्ममता से दमन करते हुए निकोलस प्रथम ने विद्रोह नेता कोनरेड रिएलेवेओ को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। रेलेव को फांसी दी जाने की तख्त पर खड़ा किया गया और उसके गले में रस्सी बांध दी गई। फिर नीचे से तख्त हटा लिया गया, लेकिन रेलेव जैसे ही रस्सी से झूला, रस्सी टूट गई और वह जमीन पर गिर गया। उस वक्त इस तरह की घटनाएं ईश्वर का इंसाफ माना जाता था, और जो व्यक्ति मृत्युदंड से इस तरह बचता था, उसे आमतौर पर माफ़ कर दिया जाता था। जब रेलियो अपने पैरों पर खड़ा हुआ तो उससे चोट तो लगी थी, लेकिन उसे यकीन था कि उसकी जान बच गई है। इसलिए वह भीड़ से चिल्लाकर बोला, तुम लोगों ने देखा, रूस वाले कोई भी काम ठीक तरह से नहीं कर सकते हैं। उन्हें तो रस्सी बनाना भी नहीं आता है। एक संदेशवाहक तत्काल यह खबर लेकर सम्राट के पास गया कि मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता। इस निराशजनक खबर से चिंतन होने के बावजूद निकोलस प्रथम विद्रोह नेता रेलोस की माफ़ीनामे पर हस्ताक्षर करने लगे। लेकिन तभी उन्होंने संदेशवाहक से पूछा, क्या इस घटना के बाद रियोलेवो ने कुछ कहा था? संदेशवाहक ने जवाब दिया, उसने कहा था कि रूस वालों को तो रस्सी बनाना भी नहीं आती है। सम्राट ने माफ़ीनामे को फाड़ते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो हम उसकी बातों को गलत साबित करके दिखा देंगे। अगले दिन रेलिवर को दोबारा फांसी के फंदे पर लटकाया गया और इस बार रस्सी नहीं टूटी। यह सबक सीख ले, एक बार बाहर निकल जाने के बाद आप शब्द के दोबारा नहीं लौटा सकते। उन्हें नियंत्रण में रखें। व्यंग्य के प्रति खास तौर पर सावधान रहें। आपके व्यंग्य बाणों से आपको क्षणिक संतुष्टि तो मिल सकती है, लेकिन बदले में आपको उनकी बहुत ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। तस्वीर डेलिफ की भविष्यवाणी। जब आगंतुक डेलिफ की भविष्यवाणी सुनने जाते थे तो पुजारिन कुछ जटिल शब्द बोल देती थी, तो अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण लगते थे। भविष्यवाणी के शब्दों की अवज्ञा कोई नहीं करता था, क्योंकि उनमें जिंदगी और मौत की शक्ति होती थी। विशेषज्ञ की राय। अधीनस्थों को बोलने से पहले कभी अपने होठ न हिलाएं। मैं जितनी ज़्यादा देर तक चुप रहता, दूसरे उतने ही जल्दी बोलने लगते हैं। जब वे बोलते हैं तो मैं उनके शब्दों से उनके असली इरादे समझ सकता हूँ। अगर सम्राट रहस्यमय न हो तो मंत्रियों की तो चांदी ही हो जाएगी। हान फेई त्सु चीनी दार्शनिक
3री सदी ईस्वी पूर्व।